बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। इब्तदा करते हैं हम ये भारत से। भारत में इस वक्त एक अहम तरीन मसला दरपेश है और वो है हिजाब का। ख़वातीन, मुसलमान ख़वातीन के लिए हिजाब जो है उसको ममनू करार दे दिया गया है। और ये सूबाई हुकूमतें जो हैं वो सूबाई हुकूमतों ने यह सिलसिला शुरू किया जहाँ पे बीजेपी की हुकूमतें हैं, और अगर वहाँ पे इसको कबूल कर लिया गया तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में इसको फैलाने का इरादा है। भारत में 25 करोड़ मुसलमान बसते हैं, 25 करोड़, और इसी तरीके से दीगर अक़लियतें हैं। और अगर पहली अक़लियत को दबा लिया गया तो फिर उसके बाद दूसरी अक़लियत की बारी आएगी, फिर तीसरी की आएगी। तो ये सिलसिला चल रहा है और अब मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि एक तरफ एहतजाज हो रहा है और अबूरी हुक्म जारी कर दिया है कर्नाटक हाई कोर्ट ने। और अबूरी हुक्म में उन्होंने ऑर्डर सस्पेंड नहीं किया, यानी उस कानून को मुअत्तल नहीं किया। तालिबात पहुँची सुप्रीम कोर्ट, भारतीय सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया और ये कहकर वापस कर दिया जी पहले इसको जो हाई कोर्ट है उसको हतमी फ़ैसला करने दें, और अभी तक इस मामले को हम कौमी मसला नहीं बनाना चाहते, वफाकी मसला नहीं बनाना चाहते। और ये है भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जवाब। तो जो जानने वाले लोग हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं और जो एनालिस्ट हैं, वो ये वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि इस वक्त भारत का जो पूरा सिस्टम है, भारत के इदारे जो हैं वो एक खौफ की ज़द में, खौफ के शिकंजे में हैं। और वो खौफ है इंतहा पसंदों का, जिसने भारत के पूरे सिस्टम को जकड़ लिया है। और न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि भारत से बाहर भी ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि अगर इसको न संभाला गया तो हालात ख़तरनाक होंगे। और कुछ पता नहीं है कि जो अगले 10 साल वाला भारत है वो किस किस्म का होगा, और उसमें करोड़ों जो अक़लियतें हैं उनका क्या बनेगा। करोड़ों की आबादी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इस तरफ इशारा किया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत को कहीं से ख़तरा नहीं है, भारत को सबसे ज़्यादा ख़तरा अंदर से है। और इसीलिए जो एक उनका कॉन्सेप्ट है कि भारत को सिर्फ़ हिंदुस्तान, सिर्फ़ हिंदुओं का, ये जो कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ रहे हैं इस एजेंडे को, ये एजेंडा कभी भी पूरा नहीं होगा। और पूरा नहीं होगा तो उस एजेंडे को अचीव करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लिहाजा ज़्यादा ख़तरा भारत को अपने अंदर से है। एक और काम भी हो रहा है भारत में, वो भी आप सुन के हैरान होंगे कि भारत हिंदू जो हैं वो अपने मुल्क का झंडा जो है वो तब्दील कर रहे हैं। और वहाँ पे ये तैयारियाँ हो रही हैं कि भारत का झंडा जो है वो तब्दील कर दिया जाए। और उसकी वजह वो कहते हैं कि जो तिरंगा झंडा है वो हमारे नज़रिए के ख़िलाफ़ है और उसमें सिर्फ़ एक ही कलर होना चाहिए, और वह है ज़ाफ़रानी रंग, जिसको कहते हैं, जो आमतौर पे जो इंतहा पसंद हिंदू हैं उनके गलों में पटके डाले होते हैं। और ये मुस्कान को, जो तालबा को धमकियां दे रहे थे, उस पर हमलावर हो रहे थे, वो भी उन्होंने ज़ाफ़रानी रंग के मफलर पहने हुए थे। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि क्योंकि अब जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वो ये कहते हैं कि राम मंदिर बनाने की बात होती थी तो लोग मजाक समझ रहे थे, तो वो बन गया। और इसलिए कर्नाटक के वज़ीर पंचायत जो हैं अब वो मैदान में आ गए हैं। यानी कि सरकारी सतह पे ये सारा कुछ हो रहा है, रियासती सतह पे हो रहा है कि राम के ज़माने में 3 रंगों के झंडे का कोई वजूद नहीं था। राम का झंडा जो है वो ज़ाफ़रानी रंग का था, और एक वक्त आएगा जब भारत का कौमी परचम भी ज़ाफ़रानी रंग का होगा। तो ये उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि सरकारी मुलाजमतों से आहिस्ता आहिस्ता इनको निकाला जा रहा है, और सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सिखों को भी, ईसाइयों को भी, दलित हिंदुओं को भी, उन सब को निकाला जा रहा है, निचली ज़ात के हिंदुओं को। और वो एक शरीयत अमेंडमेंट एक्ट, जिसको पूरी दुनिया कह रही है कि ये इंतहाई टारगेटेड काम किया गया है, तो उस तरफ बढ़ रहे हैं। अगली खबर है जी, आपको मैंने बताया था कि वफाकी वज़रा बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि ये जो अवार्ड दिए गए, 10 वज़रा को सर्टिफिकेट दिए गए, 8 वज़रा को और 2 मुआवनीन ख़ुसूसी को, उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है। और पहले 2-3 वज़ीर बोले थे, अली मोहम्मद ख़ान ने गिला किया, फट पड़े। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने एहतजाज किया, उन्होंने भी बड़ा मजाक के अंदाज़ में कहा। और अब जो
तीसरे वज़ीर आए हैं वो हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। वो बाकायदा तौर पे वो सबसे ज़्यादा क्योंकि समझदार हैं, सीनियर हैं, और वो इस सेंस में उन्होंने बाकायदा तौर पर ख़त लिख दिया और ख़त लिखा है अरबाब शहज़ाद को। और शहज़ाद अरबाब साहब से पूछा है कि ज़रा हमें बताएं कि आपने क्या क्राइटेरिया बनाया था जिसकी वजह से आपने ये रैंकिंग की है वजारतों की, और उन्होंने काफ़ी सख्त ख़त लिखा है। दूसरी जानिब शहज़ाद अरबाब साहब से जब पूछा गया एक प्रोग्राम में कामरान खान साहब ने, तो उन्होंने कहा कि मुझे अब याद नहीं है कि क्राइटेरिया क्या था। तो ये जो है मामला, इवन MQM के, मैंने आपको बताया इत्तेहादी जमातों के भी वज़रा जो हैं उनको किसी को शामिल नहीं किया गया। फ़रोग़ नसीम साहब शामिल नहीं थे, अमीनुल हक़ साहब शामिल नहीं हैं, तारिक बशीर चौधरी साहब नहीं हैं। तो अब क्या हुआ है, मकबूल सिद्दीकी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने भी सख्त रद्द अमल का इजहार किया है और उन्होंने इसको मजाक कहा है कि वज़रा की कारकर्दगी और उसके बाद सर्टिफिकेट जारी करना और ये बताना इस तरीके से, तो ये मजाक है और इस मजाक को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो मामलात काफ़ी इसको सीरियस लिया गया है। अब शहज़ाद अरबाब साहब क्या जवाब देते हैं ये अब ख़ुद बता सकेंगे, लेकिन फ़िल वक्त यह है कि ये तनाज़ा जो है वो मौजूद है, ये कज़िया ख़त्म नहीं हो रहा। एक और सवाल है जी, और वो है बहुत ज़्यादा आता रहता है कि गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर साहब को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि रज़ा बाकर साहब जो हैं वो IMF के हैं, वो वहाँ से आ गए और यहाँ पे आके जॉब कर रहे हैं, वापस चले जाएंगे। और फिर ये जो स्टेट बैंक का बिल मंजूर हुआ उस पर भी बहुत ज़्यादा लहतें हुई। तो रज़ा बाकर साहब बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं और उनकी मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ास तौर पे उनके पीछे पड़ी हुई है, और मुस्लिम लीग नवाज़ ने उनका खोज लगाने की कोशिश की कि इनको कितनी मराहत हासिल हैं, कितनी तनख्वाह है, पैकेज क्या है। तो बाकायदा तौर पे सेनेट में इरफान सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने पूछा और उनके जवाब में बाकायदा तौर पर फिर जवाब देना पड़ता है। ये बात ज़हन में रखिए कि सेनेट और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वहाँ पे कोई भी रुकन तहरीरी तौर पे सवाल सबमिट करवाता है और उसका जवाब मुतल्लिका वजारत को देना पड़ता है, मुतल्लिका महकमे को देना पड़ता है, इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो गवर्नर स्टेट बैंक से मुतल्लिक सेनेटर इरफान सिद्दीकी मुस्लिम लीग नवाज़ के और गिरफ़्तार भी हो चुके हैं और फिर उनको फौरी तौर पर रिहा करना पड़ा था। तो उन्होंने सवाल पूछा, सवाल ये था कि गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर को मिलने वाली तनख्वाह से मुताल्लिक क्या कुछ हैं, दस्तावेज़ात क्या कहती हैं। तो जो बाकायदा तौर पे जवाब दिया गया उसमें सरकारी सतह पे ये जवाब आया है, गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर को माहाना 25 लाख रुपए मिल रहे हैं, उनकी तनख्वाह है और हर साल 10% उसमें इजाफ़ा होगा। और स्टेट बैंक, गवर्नर स्टेट बैंक को फर्निश्ड घर मिल रहा है और इसके बराबर किराया और मुरम्मती सहूलियात भी दी जाती हैं, यानी कि सरकारी घर मिलेगा या तो फर्निश्ड हर चीज़ उसमें मौजूद होगी, और वो नहीं तो उसके बराबर किराया मिलेगा और किराए के साथ साथ उसकी मुरम्मत का भी और तज़ीन व आराइश जो भी कह लें उसको, उसके लिए भी दिया जाएगा। और ड्राइवर उनके पास होगा, 2 गाड़ियाँ होंगी, 600 लीटर पेट्रोल माहाना मिलेगा। और इसके साथ साथ गवर्नर स्टेट बैंक को बिजली, गैस, पानी और जनरेटर के अखराजात फ़राहम किए जाते हैं। इनके बच्चों की 75% फ़ीस जो है वो अदा की जाएगी, गवर्नमेंट करेगी। और गवर्नर स्टेट बैंक को मुफ्त लैंडलाइन और मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर होगी। और गवर्नर स्टेट बैंक 4 मुलाजमीन रख सकेंगे, हर मुलाजिम की तनख्वाह 18,000 रुपये माहाना है। गवर्नर को 24 घंटे सिक्योरिटी और सिक्योरिटी गार्ड्स मुयस्सर होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक को मुकम्मल इलाज की सहूलियात हासिल होंगी। गवर्नर स्टेट बैंक को हर माह 3 दिन की छुट्टी की इजाज़त होगी। इनकी ग्रेजुएटी जो है वो 1 माह की तनख्वाह सालाना होगी। इनको ट्रांसफ़र के लिए ख़ानदान समेत एयर टिकट और सामान मुंतकिली की सहूलत फराहम की जाती है। गवर्नर स्टेट बैंक को तलब की माहाना चार्जेस समेत सहूलत हासिल है। तो ये गवर्नर स्टेट बैंक का पैकेज है जी। अगली खबर है पाकिस्तान और बरतानिया से मुतालिक, और ये है प्रिंस चार्ल्स से मुलाकात हुई है। जुल्फ़ी बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया था जब ये रावलपिंडी रिंग रोड का मंसूबा, ये स्कैंडल सामने आया था कि इसमें एम्बेज़लमेंट हुई है, बदउनवानी हुई है।
तो उस वक्त उनका नाम आने पे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन वो अभी भी वज़ीर आज़म के ख़ासम ख़ास हैं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के, और उनके लिए काम कर रहे हैं और उनको मुख्तलिफ़ टास्क दिए जाते हैं और उन टास्क को वो पूरा करते हैं, बैरून मुल्क के दौरे करते हैं। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के आप यूँ कह सकते हैं कि गैर एलानिया इनफॉर्मल ख़ुसूसी एलची हैं, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि जो एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं उससे तो यही अंदाज़ा होता है। एक तरफ रिंग रोड मंसूबा, उसमें 2 अरब से ज़्यादा का एक मेज़रमेंट साबित हो चुकी, 3 अफसरों के ख़िलाफ़ चालान भी पेश कर दिया गया अदालत में। और दूसरी जानिब तो जुल्फ़ी बुखारी साहब ने बरतानिया का विज़िट किया है और तस्वीर भी जारी हुई, वीडियो भी जारी हुई। उन्होंने मुलाकात की है प्रिंस चार्ल्स से, बरतानवी शहज़ादा हैं, उनसे मुलाकात की है। लेडी डियाना के शौहर हैं, लेडी डियाना का आपको मालूम है मर्डर हो चुका है, तो उनके साथ मुलाकात में पाक बरतानिया सफारती ताल्लुकात के 75 साला जश्न की तैयारियां की जा रही हैं। और उन 75 साला जश्न की तैयारियों में प्रिंस चार्ल्स को जी दावत दी है दौरा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का पैगाम जो है वो जुल्फ़ी बुखारी साहब ने उन तक पहुँचाया और उनको कहा कि पाक बरतानिया सफारती ताल्लुकात की जो 75 साला तक़रीबात हैं वो भरपूर तरीके से मनाना चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तान मुंतज़िर है प्रिंस चार्ल्स का कि वो पाकिस्तान के दौरे पे आएँ। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया शहज़ादा चार्ल्स ने, और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के मामले में बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का रोल बहुत ही पॉजिटिव रहा है। ख़ास तौर पे जब गैर मुल्की फ़ौजों का इनखला हो रहा था उस वक्त बरतानवी शहरियों को वहाँ से निकालने में, बरतानवी फ़ौजियों को निकालने में पाकिस्तान का किरदार के हम शुक्रगुज़ार हैं। शहज़ादा चार्ल्स ने वज़ीर आज़म जो कुछ कर रहे हैं माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक, उसकी भी तारीफ़ की। देखते हैं अब इसका रिस्पॉन्ड क्या आता है।